So the student, the topic is the radius of Bohr's stationary orbit. In this topic we will find out the radius of the orbit in which electrons revolve. इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं उनके ऑर्बिट्स फाइंड आउट करेंगे, उनका रेडिया फाइंड आउट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, जब हम रेडिया फाइंड आउट करेंगे देन वी विल सी कि जो रेडियस आ रहे हैं हमारे पास अलग अलग ऑर्बिट की, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आएगा, सेकंड का आएगा, थर्ड का आएगा, तो उनके रेडियस जो रेशियो होंगे उन रेडियस के वो होंगे 1:4:9. इट मीन्स यू कैन से कि जो रेशियोज आ रहे हैं वो नंबर ऑफ ऑर्बिट के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में आ रहे हैं. यानी फर्स्ट ऑर्बिट जो होगा वो ये रहा 1 स्क्वायर, सेकेंड ऑर्बिट जो होगा दैट इज 2 स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट जो होगा दैट इज 3 स्क्वायर एंड सो ऑन. तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट आ रहे हैं वो नंबर ऑफ ऑर्बिट के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में आ रहे हैं. इट मीन्स जो हम रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं उस रेडियस के फॉर्मूले में एन स्क्वायर न्यूमरेटर पार्ट में आएगा बच्चों. क्या आएगा न्यूमरेटर पार्ट में? एन स्क्वायर, और बाकी जो पार्ट रहेगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा. सो रेडियस डिराइव करने का बेसिक फॉर्मूला, सपोज करो दिस इज द nth ऑर्बिट एंड दिस इज द न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको सपोज करो आप z है, तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ दिस न्यूक्लियस? इट विल बी Ze ऑफ पॉजिटिव साइन. तो पॉजिटिव साइन लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन नहीं लिख रहा हूँ. सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है. ओके, तो कोई भी अगर सर्कुलर मोशन होता है तो सर्कुलर मोशन में हमें मालूम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा है, अपने आप को घुमा रहा है, तो वहां पे कोई ना कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो भी फोर्स इस सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r. दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और एक्चुअली में इसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हियर? दैट इज k. k की वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे. ओके, q1 q2/r². नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इट विल बी 1/4πε0. q1 इट मींस Ze, q2 इट मींस E, क्योंकि फर्स्ट चार्ज Ze है और सेकंड चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन का, दैट इज E/r². Now we know for the circular motion centripetal force must be equal to the electrostatic force in this case. So equate Fc and Fe. So it will be mv²/r, that is equals to 1/4πε0, that is Ze²/r². Okay students, now हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट की, और अभी तक हमने बोर्स पोस्टुलेट को यूज ही नहीं किया. इट मींस हमने यहां से चाहे तो हम रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं, इस r से r² कैंसिल हो जाएगा और r भी आप निकालोगे, बट अभी तक तो हमने बोर्ड पोस्टुलेट को यूज नहीं किया. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पोस्टुलेट यू नो L, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, दैट इज इक्वल्स टू nh/2π. ओके, and you know L equals to mvr, that is equals to nh/2π. So what is the value of v? V equals to nh/2π into mr. Okay, ये v की वैल्यू हो जाएगी, and v is what? Velocity है. So यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, r ये r² कैंसिल, जहां पे v आ रहा है बच्चों इस v को इस v² की जगह सब्सटीट्यूट कर दो. ओके, जहां पे v आ रहा है उसकी जगह v² सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा इट विल बी r न्यूमरेटर पार्ट में गया, सो इट विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Ze²/mv². और क्या करना है, इस v को आपको यहां पे पुट कर देना है, यहाँ तो यहां पुट कर दो या फिर यहां पे पुट कर दो, तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी जो कि गिवन है आपको पेज नंबर 425, पेज नंबर 425, इक्वेशन नंबर 12.15. ओके, नाउ इस इक्वेशन में इसने हाइड्रोजन एटम को कंसीडर किया हुआ है. हाइड्रोजन एटम कंसीडर, इसका मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 1. इट मींस हमें क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन में जो Z की वैल्यू आ रही है बाद में 1 सब्सटीट्यूट कर देना है और V की वैल्यू को यहां पे पुट कर देना है. तो जो आपके पास फाइनल इक्वेशन आएगी इट विल बी R इक्वल्स टू n²h²ε0/π mZe².
ओके और अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम यहाँ पे Z की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो इट विल बी R n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर. So this is the formula to calculate the radius of nth orbit for an hydrogen atom. ओके यहाँ पे हमने Z की वैल्यू 1 पुट कर दी है, तो ये हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे. सो स्टूडेंट अगर इसी फॉर्मूले में हम बाकी वैल्यूज को पुट करें, सपोज करो वी नो अबाउट द h इज द प्लैंक कांस्टेंट, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज m, e इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सारी कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास गिवन है. तो हम अगर सारी कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास r की वैल्यू आएगी 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम. ओके और ये वैल्यू आपको पेज नंबर 425 में दिख जाएगी बच्चों. पेज नंबर 425 देखेंगे तो उसमें ये वाली वैल्यू दिख जाएगी आपको, दैट इज 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम. तो इस वैल्यू को हम आराम से इस वैल्यू को देखे या फिर इस फॉर्मूले को देखे फाइंड आउट कर सकते हैं कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. और यही मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि जो रेडियस आएगा nth ऑर्बिट का वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. सो दिस इज योर रेडिया ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट. नाउ द स्टूडेंट द टॉपिक इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट. ओके इन दिस टॉपिक वी विल डिराइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वी विल डिराइव द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, and we will add these two energy to find out the total energy. So first of all we will derive the kinetic energy. You know the formula of the kinetic energy, that is half m v square. और आपने अभी इससे पहले वाले डेरिवेशन में एक इक्वेशन यूज की थी, that is mv square upon r, that is k q1. q1 की जगह हम यहाँ पे z e पुट कर देते हैं, q1 into q upon r square. So mv स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए और mv स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हमें अब करना क्या है. वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ mv स्क्वायर बाय दिस इक्वेशन. सो mv स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू k ze स्क्वायर अपॉन r. ओके बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी, इट मीन्स हमें यहाँ पे हाफ चाहिए, तो यहाँ पे हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे. ये आपके पास जो फॉर्मूला है ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया आपके पास. इट मींस द फॉर्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ k ze स्क्वायर अपॉन r. आफ्टर यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ द k की वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम बाद में पुट कर देंगे. ओके सो ये काइनेटिक एनर्जी आ गया. नाउ कम टू द पोटेंशियल एनर्जी. यू नो द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज k q1 q2 upon r. This is the formula of the potential energy. और आप लोगों ने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा है. So what we have to do, we have to put the values, that is k q1 की वैल्यू that is ze, q2 की वैल्यू माइनस ऑफ e, तो ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो that is e upon r. Now this is the formula of the potential energy. You can say this is the equation number 2 and this is the equation number 1. To find out the total energy, this is total energy, we have to do add these two equation. It means we have to do what? Equation number 1 plus equation number 2. So equation number 1 is half k ze square upon r plus of minus sign, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, so it will be k ze square upon r square. Okay, sorry this is not r square, this is r only. So k ze square upon r. So इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ माइनस साइन k ze स्क्वायर अपॉन r. ओके तो ये आपके पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया. बट हम लोगों ने ऑलरेडी r की वैल्यू को कैलकुलेट कर रखा है. वी नो ऑलरेडी द वैल्यू ऑफ द k. सो पुट द वैल्यू ऑफ r एंड k फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन. ओके जो r की वैल्यू आपने प्रीवियस इक्वेशन फाइंड आउट करने की है उसमें से वैल्यू पुट कर दो. k की वैल्यू दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो यहाँ पे पुट कर दो. सो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी ये दोनों वैल्यू पुट करने के बाद वो होगी बच्चों माइनस m e टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रो वोल्ट. ओके सो दिस इज माइनस 13.6, क्लियर दिखना चाहिए.
So minus 13.6 upon n square electron volt. It means what? It means अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्बिट को इंक्रीज कर रहा हूं, पहले तो आप माइनस साइन पे फोकस करो, और माइनस साइन की आपको प्रॉपर्टी मालूम है कि हम बोलते हैं ना, जैसे बच्चों 8 इज ग्रेटर देन 2 बट माइनस 8 इज लेस देन माइनस 2. दिस इज द बेसिक मैथमेटिक्स. ये तो आपको ऑलरेडी मालूम होगी, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा होगा. तो ये माइनस साइन की वैल्यू ये इंडिकेट कर रही है कि अगर सपोज करो यहाँ पे माइनस साइन की जगह प्लस होता, दैट इज 13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट होता. सो यू कैन से दैट जैसे जैसे मैं n की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं, आपके पास टोटल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. एग्जैक्टली बात समझ में आ रही है? हम जैसे जैसे n की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, टोटल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्योंकि n जो है वो डिनोमिनेटर में है. बट बच्चों यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि जैसे जैसे हम n की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, आपके पास जो टोटल एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो भी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू दिस माइनस साइन. ओके, सो यहाँ पे माइनस 13.6 कहां से आया बच्चों? आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी. z की वैल्यू 1, ओके, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू और 8. इन सबको पुट करने के बाद जो वैल्यूज आई हैं वो आई आपकी माइनस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द total energy of an electron in nth orbit, that is minus 13.6 upon n square electrovolt. और ये फॉर्मूला बच्चों आपको पेज नंबर 425 में लास्ट इक्वेशन मिल जाएगा. दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. Now the student topic is energy levels. For this topic you have to open page number 427. पेज नंबर 427 ओपन कर लो बच्चों. नाउ इन एनर्जी लेवल अगर हम बात करें कि व्हाट शुड बी द लीस्ट एनर्जी फॉर एन एटम. ओके, लीस्ट एनर्जी तो कहाँ पे होगा? अब लीस्ट का मतलब ये नहीं कि आपके पास मैग्नीट्यूड या फिर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ज़्यादा होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि -8 इज लेस देन -2. ओके, इट मीन्स अगर 8 इज ग्रेटर देन 2, इट मीन्स अगर हम माइनस साइन लगाते हैं तो यहाँ पे साइन जो होता है कंपेयरिंग वाला वो चेंज हो जाता है. इट मीन्स अगर हम लीस्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं, एनर्जी की लीस्ट वैल्यू की, सो अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया, दैट इज एनर्जी इक्वल्स टू माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट. अगर हम बात कर रहे हैं कि ये वैल्यू लीस्ट कब होगी, ये वाली वैल्यू लीस्ट कब होगी? जब इस माइनस साइन को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाए और ये वाली वैल्यू मैक्सिमम आ जाए, तब हम कहेंगे कि एनर्जी जो आ रही है आपके पास वो क्या आ रही है बच्चों? लीस्ट वैल्यू आ रही है. ओके, तो अब आप ये सोचो कि ये वैल्यू, इस माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब आप n की वैल्यू इंटीजर्स पुट कर रहे हैं, तो n की वैल्यू में क्या पुट करूं कि यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए? तो आपको यहाँ पे n की लीस्ट वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. अब n की वैल्यू 1 से तो कम पुट कर नहीं सकते, तो लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? n इक्वल्स टू 1. यानी जब आप इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो उस केस में आपके पास जो ये वैल्यू मिलेगी, इस माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ बच्चों, ये जो वैल्यू मिलेगी ये मैक्सिमम मिलेगी. अब ये वैल्यू मैक्सिमम, इसका मतलब कि माइनस साइन लगा दिया तो ये वाली जो एनर्जी मिलेगी वो लीस्ट एनर्जी मिलेगी. यानी n की वैल्यू 1 पुट करने पे आपके पास जो एनर्जी मिल रही है ऑर्बिट की वो लीस्ट मिल रही है. यानी फर्स्ट ऑर्बिट की जो वैल्यू है या फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी की वैल्यू है वो हमें लीस्ट मिलेगी. आगे बात समझ में? और जैसे जैसे हम अपर ऑर्बिट की तरफ मूव करेंगे, हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू है वो सीक्वेंस वाइज इंक्रीज होती रहेगी. तो होता क्या है कि जो लोवेस्ट स्टेट होता है किसी भी एटम का, जो लोवेस्ट स्टेट होता है एनर्जी का, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट. और अगर हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए तो वो कैपेबल होता है कि वो अपने अपर ऑर्बिट में मूव कर सके. यानी उसको एक्साइट करने के लिए, यानी उसके अपर लेवल पे मूव कराने के लिए हमें उसको सफिशिएंट एनर्जी देनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं ऑफ हाइड्रोजन एटम, okay, the ground state of the hydrogen atom is, you can say the energy of the ground state of the hydrogen atom is minus 13.6 electrovolt. हमने क्या कर रखा है? n की वैल्यू को 1 पुट कर दिया. So the minimum energy required for the electron to move from the ground state to the upper state. हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, वो मिनिमम एनर्जी जिसको, जो इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होती है ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाली स्टेट में जाने के लिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. और हाइड्रोजन के लिए वो एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? दैट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट. ओके, माइनस साइन कंसीडर मत करना. अगर एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर एनर्जी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो यू विल सिंपली से दैट इज 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड.
ओके, नाउ व्हाट इज द एक्साइटेड स्टेट। अगर हमने किसी भी एटम को एनर्जी प्रोवाइड की और उसके nth ऑर्बिट पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को गेन कर लिया, और एनर्जी गेन करने के बाद अगर उसके पास सुटेबल एनर्जी मिल जाती है, उसको सुटेबल एनर्जी गेन कर दिया, तो वो अपने अपर ऑर्बिट की तरफ मूव कर जाएगा। तो जब वो अपने अपर ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा तो उस स्टेट को हम बोलेंगे कि वो एक्साइटेड स्टेट में आ चुका है, यानी वो एटम अभी किस स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में। ये सारी डेफिनेशंस आपको पेज नंबर 427 पे मिल जाएगी बच्चों। दैट इज व्हाट इज द एक्साइटेड स्टेट, व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट। ओके, द फॉर एग्जांपल in your this page number 427 you have given that the most of the hydrogen atom are in the ground state. okay, क्यों ऐसा रहता है? बिकॉज वहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिट जो रहते हैं वो आपके 1 रहेंगे। नाउ कम टू द फिगर नंबर 12.8। फिगर नंबर 12.8 इसको देखते हैं हम लोग। यहां पे आपके पास हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम दे रखा है, यानी एनर्जी लेवल दे रखा है। ओके, दिस इज फॉर n equals to 1, that is minus 13.6. this is for n equals to 2, this is minus 3.40. this is n equals to 3, that is minus 1.51, and this is n equals to 4. similarly this is n equals to 5. okay, this is minus 0.85, और यहाँ पे जाते जाते ये 0 हो जाएगा ना। n इक्वल्स टू 1 अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि n इक्वल्स टू 1 मींस ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है। ग्राउंड स्टेट पे हाइड्रोजन के पास कितनी एनर्जी है? देयर इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये एनर्जी जो है आपके इलेक्ट्रोवोल्ट में गिवन है। अब n इक्वल्स टू 2 की बात करते हैं। अभी एक्साइटेड स्टेट है, ये किस में आ चुका है बच्चों? एक्साइटेड स्टेट में। यानी जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है, सफिशिएंट एनर्जी, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट पे मूव कर रहा है। अब इसको कितनी एनर्जी चाहिए कि वो 3.40 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी तक या फिर n इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट तक मूव कर जाए? उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? इस एनर्जी का और इस एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे। दोनों एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू का मतलब ये है कि हमें उस एटम को उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इस ऑर्बिट तक पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल इसी की बात करते हैं, दैट इज माइनस ऑफ 3.40 माइनस ऑफ माइनस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये जो वैल्यू है, ये वो वैल्यू है जिस वैल्यू के बाद ये इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 ऑर्बिट पे पहुंच जाएगा। अगर मुझे इस ऑर्बिट की बात करनी है तो मुझे इस माइनस 1.51 में से माइनस ऑफ माइनस 13.6 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी वहां से डिलीट करना पड़ेगा। तो आपके पास जो एनर्जी आ जाएगी वो ये बताएगी कि आपके पास जो ये इलेक्ट्रॉन है उसके पास अब सफिशिएंट एनर्जी आ चुकी है ताकि वो इस ऑर्बिट तक पहुंच सके। और जब इलेक्ट्रॉन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्बिट में होगा तो यू कैन से कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है या फिर यहाँ पे जो एटम है वो आपका एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका है। तो बच्चों आपको फिगर नंबर 12.8 जो कि पेज नंबर 427 में है वो आराम से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, द टॉपिक इज the line spectra of the hydrogen atom, and this topic is given on page number 428. Now in this topic you have already know about the third postulate of the Bohr model। हमें थर्ड पोस्टुलेट के बारे में मालूम है और इसमें भी गिवन है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ द बोर मॉडल, व्हेन एन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम द हाई एनर्जी स्टेट विद द क्वांटम नंबर ni टू द लोअर एनर्जी स्टेट विद द क्वांटम नंबर nf, दैट इज nf इज लेस देन ni, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज कैरिड अवे बाय द फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी VIF सच दैट। अगर थर्ड पोस्टुलेट को हम फॉलो करें तो कोई भी एटम है, ओके, उसके पास सपोज करो कोई nth ऑर्बिट है, उस nth ऑर्बिट को अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ओके, या फिर उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो nth ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ मूव कर रहा है, तो जब वो सपोज करो हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहा है, तो हायर से लोअर मूव करेगा तो इसका मतलब कि वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। अब वो अपनी एनर्जी जो रिलीज करेगा वो फोटोन्स की टर्म्स में करेगा, और ये सारी थ्योरी किसने कही थी? आपके साइंटिस्ट बोर ने। ओके, तो उनका जो आपका थर्ड पोस्टुलेट था, उस थर्ड पोस्टुलेट में ये वाली थ्योरी ऑलरेडी गिवन थी। सो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पोस्टुलेट यू ऑलरेडी नो दैट इज E final, okay, that is E Ni minus E and F, that is equals to H mu, okay, that is your IF. Now that is the initial energy, that is the final energy, this is the frequency, this is the Planck constant, this is initial and final. तो होगा क्या, यहाँ पे
जो आपके पास वेलोसिटी या फिर जो फ्रीक्वेंसी आएगी, दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ई एन आई माइनस ई एन एफ अपॉन एच। ओके, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब हमें बच्चों अगर फाइनल एनर्जी की बात की जाए और इनिशियल एनर्जी की बात की जाए, ओके दिस इज इनिशियल दिस इज फाइनल, तो एनर्जी के फॉर्मूले अभी हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है। ओके, इस डेरिवेशन को हम चाहें तो आप इक्वेशन नंबर 12.17 जो कि पेज नंबर 425 पे गिवन है, इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ओके, वी ऑलरेडी नो दैट इज ई एन इक्वल्स टू माइनस एम ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ओके, अब यहां से इन्हीं वैल्यूज को आपको यहां पे भी पुट करना है और यहां पे भी पुट करना है, या फिर आप कह सकते हैं कि यहां पे पुट कर देना है। जब इस वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे तो जो फाइनल इक्वेशन आएगी, दैट फाइनल इक्वेशन विल बी दैट इज वी आई एफ दैट इज इक्वल्स टू एम ई टू द पावर 4 अपॉन एच एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर, दिस इज योर एन, माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। ओके, तो ये तो हो गया फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? यहाँ पे जो हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं इसका मीनिंग क्या है? एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ मूव कर रहा है तो उसके पास जो फोटोन्स या फिर उसमें जो फोटोन्स एमिट हो रहे हैं, उस फोटोन के एमिट होने की वजह से जो हमें रेडिएशंस मिल रही हैं, उन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर इक्वेशन दैट इज गिवन ऑन इक्वेशन नंबर 12.22। नाउ अगर हम इक्वेशन नंबर 12.21 की बात करें तो इसको हम रिडबर्ग फॉर्मूला भी बोलते हैं। आपको लोगों ने एक टर्म ऑलरेडी थोड़ी देर पहले या फिर कुछ थोड़े लास्ट वीडियोस में देखी थी, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट, और यहाँ पे एक और टर्म आ गया रिडबर्ग फॉर्मूला। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम रिडबर्ग फॉर्मूला बोलेंगे, और आप लोगों ने एक रिडबर्ग कांस्टेंट निकाला था, ओके, जो कि गिवन वैल्यू थी, आप लोगों ने उसको डिराइव नहीं किया था। अब हम यहाँ पे देखेंगे इस रिडबर्ग फॉर्मूले से हम रिडबर्ग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। ओके, आपने इक्वेशन नंबर 12.10 की तरफ मूव करो। इक्वेशन नंबर 12.10 जो कि पेज नंबर 422 पे गिवन है। ओके, 422 पे इक्वेशन नंबर 12.10 दैट इज फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू RC 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। दिस फॉर्मूला यू हैव ऑलरेडी गिवन ऑन पेज नंबर 422 इक्वेशन नंबर 12.10 पेज नंबर 422 इक्वेशन नंबर 12.10 ये ऑलरेडी गिवन है। अब हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। ओके, ये वाला पार्ट NF स्क्वायर माइनस NA स्क्वायर सेम ही आ रहा है। यहाँ पे RC की जगह क्या आ रहा है बच्चों? M e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर। इसका मतलब कि ये जो RC है वो इसके इक्वल होनी चाहिए। ओके, यानी अगर हम यहाँ से दोनों को कंपेयर करें, सो R इक्वल्स टू M e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर, और ये C डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो इंटू 1/c। जब आप इस पूरी वैल्यू को पुट करेंगे इसके अंदर, ओके, तो जब हम इस पूरी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू मिलेगी आपको 1.03 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर, ये वैल्यू मिलेगी आपको। और हम लोगों ने ऑलरेडी रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू देख रखी, दिस वाज 1.097। ओके, जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर। अब दोनों वैल्यू को कंपेयर करो, 1.03 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर, 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर, दोनों वैल्यू एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो हम कह सकते हैं कि थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली जो आपने रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल। इसका मतलब कि जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ा था पहले और जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा, दोनों में कोई मिस्टेक नहीं है, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही है। ओके, नाउ कम टू द फिगर नंबर 12.9। ओके स्टूडेंट, सी फिगर नंबर 12.9 जिसमें लाइन स्पेक्ट्रा बनाया गया है ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द एनर्जी लेवल ओके n equals to 1,
दिस इज योर n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, 4, 5 और सबका एनर्जी इसका जैसे बोला जाए -13.6 हमें ऑलरेडी मालूम है, -3.40, -1.5, -0.85 ये सारी वैल्यूज हमें ऑलरेडी मालूम है। ओके, और हमें सीरीज के भी नेम्स मालूम है, फॉर एग्जांपल लाइमर, बार्मर, पास्टन, पीफंट, ये सारी सीरीज के नेम हमें ऑलरेडी लर्न हो चुके हैं। तो हमें मालूम है कि लाइमन सीरीज में हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन था उस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा था कहाँ से, अपर स्टेट से n इक्वल्स टू 1 तक। बाल्मर सीरीज में क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था वो अपर स्टेट से n इक्वल्स टू 2 तक। उसी तरीके से पास्टन सीरीज की बात की है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहा था वह n इक्वल्स टू 3 पे हो रहा था। ओके, वो कहां से, उसके अपर लेवल से n इक्वल्स टू 3 तक। इसी तरीके से हम ब्रैकेट सीरीज की बात करें, उसमें इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा था वो आपके n इक्वल्स टू 4 से, मतलब n इक्वल्स टू 4 पे हो रहा था उसके अपर ऑर्बिट से। तो यहाँ पे आप देखो डायग्राम को ध्यान से देखना कि लाइमन सीरीज में इस तरीके से लाइंस बनी हुई है आपके पास। इन लाइन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे जा रहा है, 3 से भी 1 पे जा रहा है, 4 से भी 1 पे जा रहा है और 5 से भी 1 पे जा रहा है। जब वो 2 से 1 पे जाएगा तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होगी, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को आप यहाँ पे इन दोनों एनर्जी की जो वैल्यू है उन दोनों एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर n इक्वल टू 3 से 1 पे जा रहा है तो उसको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या फिर वहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आप इस एनर्जी को इस एनर्जी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से n इक्वल टू 4 पे अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए आप इस लाइन की एनर्जी को इस लाइन से सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बाल्मर सीरीज, यहाँ पे आपको लाइमन सीरीज में जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगी, या फिर जो भी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है वो मिल जाएगी। सेम टू सेम अगर हम बाल्मर की बात करें, इसी तरीके से हम बाल्मर सीरीज में भी एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, पास्टन में भी और ब्रैकेट में भी। अच्छा, यहाँ पे जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है, इस स्पेक्ट्रम को हम आराम से स्पेक्ट्रोस्कोपिक से फाइंड आउट कर सकते हैं। Now student, come to the last paragraph of this page. The various lines in the atomic spectra are produced when the electrons jump from the higher energy state to the lower energy state. Okay, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ शिफ्ट करता है तो हमें यहाँ पे स्पेक्ट्रम मिलेगा। ओके, नाउ these spectral lines are called the emission line spectrum. But when the absorb a photon, अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जा रहा है तो उस टाइम में जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको हम बोलेंगे एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। बट जब हम इलेक्ट्रॉन्स को या फिर एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, उस वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ मूव करता है। तो उस केस में जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा उस स्पेक्ट्रम को हम बोलेंगे बच्चों एब्जॉर्प्शन टाइप स्पेक्ट्रम, और ये आपको गिवन होगा पेज नंबर 430 पे फर्स्ट 2 लाइंस में। ओके, सो दिस इज योर द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो आप इस डायग्राम को भी लर्न कर लेना, जो थ्योरी बताई वो भी लर्न कर लेना इसमें, और जो हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया हुआ था जिसमें हम लोगों ने रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को जो हम लोगों की थ्योरेटिकल रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू से उससे कंपेयर किया था। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे लर्न कर लेना। सो द स्टूडेंट, द टॉपिक इज डी ब्रॉगली explanation of Bohr's second postulate of quantization. डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकंड पोस्टुलेट क्वांटाइजेशन। हेडिंग से लग रहा होगा हमें यहाँ पे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को भी यूज करना है, बोर मॉडल को तो यूज करना ही करना है। ओके, सो स्टूडेंट, अगर हम डी ब्रॉगली पोस्टुलेट्स की तरफ या फिर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की बात करें तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है ओके और भी हाई वेलोसिटी के साथ तो वो पार्टिकल वेव नेचर भी अटेन कर लेता है। ओके, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है हाई वेलोसिटी के साथ तो उस पार्टिकल के पास अपना एक वेव नेचर भी होगा, यानी वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करेगा बल्कि वो इस तरीके से वेव को भी फॉलो करेगा। अब हम बात करते हैं बोर की। ओके, उन्होंने कहा था कि सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मूव कर रहा है इस ऑर्बिट पे।
ओके, तो अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन सिंपली एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। बात समझ में आ रही है? बट अगर हम डी ब्रोगली की बात करें तो उन्होंने कहा था कि कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है हाई वेलोसिटी के साथ तो वेव नेचर को फॉलो करेगा। ओके, डायग्राम आप बुक के देख लेना, वो ज्यादा ठीक डायग्राम बना हुआ है। ओके, इस तरीके से ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड पोस्टुलेट की। अकॉर्डिंग टू द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ द बोर मॉडल, ही सेड दैट कि अगर कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपने एक एंगुलर मोमेंटम को मेंटेन करके रखेगा। एंड व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? दिस वाज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एल इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा कहा गया कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो एन इंटू एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा? ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पे इसको डिराइव करने वाले हैं कि क्यों एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो आ रही है वो एन एच अपॉन 2 पाई आ रही है। ओके, तो होता क्या है कि सपोज करो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन के पाथ को हमने इस तरीके से मान लिया। अब आपने 11th क्लास में ऑलरेडी स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव के बारे में पढ़ रखा है। ओके, अगर आपके पास ये दो नोड्स फिक्स कर दूं मैं और यहाँ पे एक स्ट्रिंग बांध दूं और इसको मैं मूव करूं, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव दिखाई देगी। ऐसे भी पॉसिबल है, इस तरीके से भी स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव दिखाई दे सकती हैं। ओके, तो यहाँ पे जब कोई भी पार्टिकल मूव करेगा, फिर कोई भी वेव अगर बन रही है और वो कंटिन्यूसली इन दो नोड्स के बीच में बन रही है, तो यहाँ पे आपको स्टेशनरी वेव देखने को मिलेंगी। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। हमें क्या हो रहा है बच्चों? स्टेशनरी वेव देखने को मिल रही है। अच्छा, अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है या फिर यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर यहां पे इस तरीके से n साइकिल्स बन रहे हैं तो यहां पे टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इस पूरे सर्कमफ्रेंस की? यू कैन से n इंटू लैम्डा। ओके, टोटल सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा सर्कल का? दैट इज n इंटू लैम्डा। अगर हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यहाँ पे देखें, ओके, बेसिस का फॉर्मूला दैट इज 2 पाई आर। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 पाई आर। ओके, और ये सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल है? n इंटू लैम्डा के। यहां तक बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे हम बात करते हैं लैम्डा की वैल्यू की, और ये ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर पी इज द मोमेंटम। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू एन एच अपॉन पी। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम इंटू वी। ओके, अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो बच्चों, और ये जो 2 पाई है इसको आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम वी आर? दैट इज योर एंगुलर मोमेंटम। ये क्या होता है बच्चों? एंगुलर मोमेंटम। एमवीआर की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है? एंगुलर मोमेंटम को। सो इट विल बी इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। सो वी हैव नॉट डिराइव्ड द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। हम लोगों ने ये डेरिवेशन कर दिया, तो समझ में आ गया कि ये डेरिवेशन कैसे हुआ, ये रिजल्ट कैसे आया, ये समझ में आ गया। ओके, सो दिस इज योर डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ द बोर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ द क्वांटाइजेशन। नाउ स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि बोर सर के मॉडल में कोई ड्रॉबैक्स नहीं थी, उनके मॉडल्स में भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। अगर हम उनकी लिमिटेशंस की बात करें तो उनकी लिमिटेशंस आपको पेज नंबर 431, ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? लिमिटेशंस की। ये आपको पेज नंबर 431 पे मिल जाएगा। ओके, सबसे पहली लिमिटेशन कि जो बोर मॉडल था वो बेसिकली हाइड्रोजन एटम के लिए बनाया गया था, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास उतने बेटर रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हमने 1 कंसीडर किया था। ओके, तो आप कह सकते हैं कि बोर मॉडल मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा था जब हम हाइड्रोजन एटम को कंसीडर कर रहे थे। अगर आप हीलियम की बात करें, अगर हम लिथियम की तरफ मूव करें, तो आपके पास जो रिजल्ट्स आ रहे थे या फिर जो आपके पास स्पेक्ट्रम बन रहा था वो थोड़ा कंफ्यूजिंग फॉर्म में बन रहा था। ओके, अगर हम सेकंड ड्रॉबैक की बात करें जो कि आपको पेज नंबर 432 पे गिवन है, इन्होंने, हमारे जो साइंटिस्ट थे बोर, उन्होंने
इंटेंसिटी के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया था। उन्होंने ये नहीं बताया था कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट ऑर्बिट की तरफ मूव कर रहे हैं, हमारे पास जैसे जैसे एन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो क्यों स्पेक्ट्रम की इंटेंसिटी वेरी कर रही है। तो इस इंटेंसिटी वेरिएशन को उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया था। ओके, बेसिकली उन्होंने ये तो डिस्क्राइब कर दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में चार्जेस, जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, पर वो इस चीज को डिस्क्राइब करने में फेल हो गए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है। ओके, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन फोर्स होते हैं यहाँ पे वो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इस चीज को डिस्क्राइब करने में फेल हो गए। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 12 एटम्स। इस चैप्टर में कोई सा भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है, सो यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज विच यू हैव गिवन। ओके, सो थैंक यू।